पोएम ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न। इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा टाइटल, मेन आइडिया, स्टैंजा एनालिसिस, पोएटिक डिवाइसेस और थीम्स। एंड पे हम डिस्कस करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। सबसे पहले हम बायोग्राफी देख लेते हैं पोएट जॉन कीट्स की, जो कि पैदा हुए थे 1795 में और उन्होंने चूज किया था राइटिंग करियर ओवर मेडिसिन। हार्श क्रिटिसिज्म के बावजूद भी उन्होंने इंग्लिश में बहुत सी फेमस पोएम्स लिखी हैं। उनका वर्क फेमस है ब्यूटी और आर्ट के एक्सप्लोरेशन की स्ट्रगल की वजह से। सैडली उनकी डेथ हो गई यंग एज में जब वो 25 इयर्स के थे। पोएम ओड ऑन एन ग्रेशियन अर्न लिखी गई थी मई 1819 में। ये वन ऑफ हिज फेमस ग्रेट ओड्स है जॉन कीट्स की। 1820 में इस पोएम को पब्लिश किया गया। अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि ओड क्या होती है। ओड कहते हैं एक फॉर्मल एंड लेंथी पोएम को जो सेलिब्रेट करती है या फिर ट्रिब्यूट देती है किसको, किसी पर्सन को, ऑब्जेक्ट को या फिर इवेंट को। अगर सिंपली हम कहें तो एक सॉन्ग ऑफ प्रेज होता है, किसी की तारीफ करने के लिए एक सॉन्ग। अब हम टाइटल पे आते हैं। ग्रेशियन अर्न में अर्न जो है वो एक एंशियंट डेकोरेटिव जार है फ्रॉम ग्रीस, और जो पोइट है वो एडमायर कर रहा है इस डेकोरेटिव जार को। पोइम के मेन आइडिया पे आते हैं हम। पोइम में है कि इंसानी जिंदगी टेम्परेरी है, फुल ऑफ एजिंग और सैडनेस है, लेकिन जो ब्यूटी है आर्ट की जो खूबसूरती है वो इटर्नल है, वो परमानेंट है, क्योंकि ये फ्रोजन है एक परफेक्ट मोमेंट के अंदर, कभी खत्म नहीं होती। आर्ट कैप्चर करती है ब्यूटी ऑफ लव को, म्यूजिक को और नेचर को, और इसे प्रिजर्व कर लेती है, महफूज कर लेती है। ऑल्दो जो इसको कैप्चर करने वाले लोग होते हैं, क्योंकि ह्यूमन लाइफ तो परमानेंट नहीं है, वो इस दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन आर्ट के अंदर वो ब्यूटी हमेशा के लिए महफूज रहती है। जो फिगर्स कार्व की गई है अर्न के ऊपर वो रियल ह्यूमन एक्सपीरियंस तो नहीं ले सकती, लेकिन फिर भी वो ज़्यादा हैप्पी हैं। वो ह्यूमन के कंपैरिजन में सेफ हैं, क्योंकि वो सेफ हैं पेन से, चेंज से और डिके से, जो पैसेज ऑफ टाइम के साथ, गुजरते हुए वक्त के साथ ह्यूमन फेस करते हैं। क्योंकि आर्ट परमानेंट होती है तो यहाँ पे ह्यूमन लाइफ एक्सपीरियंस के साथ कंपेयर किया गया है आर्ट को। स्टैंजा 1 में पर्सोनिफिकेशन यूज हुई है। स्पीकर बात कर रहा है अर्न से एक पर्सन की तरह, जो सेंचुरीज तक एक जगह स्टिल रहा हो, साकेत रहा हो और प्योर रहा हो, और डिस्क्राइब करता है इसको एक ऐसी ब्राइड की तरह जिसको कभी टच ना किया गया हो। यहाँ पर टच करने का मतलब है कि उसके ऊपर टाइम की हार्शनेस का कभी कोई इफेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि ये अर्न इतनी क्वाइट और पीसफुल है। वो इस अर्न को कहता है एक स्टोरी टेलर, क्योंकि इसके ऊपर जो इमेज कार्व किए हुए हैं, जो कशीदाकारी की हुई है, वो स्टोरी सुना रही है नेचर और हिस्ट्री के बारे में। अर्न जो स्टोरी सुना रही होती है अपने कार्व्ड इमेजेस से नेचर और हिस्ट्री के बारे में। ये स्टोरी पोइट की पोएम के वर्ड से भी ज्यादा खूबसूरत होती है। जब पोइट क्लोजली देखता है उस अर्न के ऊपर जो इमेजेस ड्रॉ किए हुए हैं, तो उसके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। वो सोचता है कि जो फिगर्स ड्रॉ की गई हैं इस अर्न के ऊपर, ये लोग कौन हैं, ये गॉड्स हैं या ह्यूमन बीइंग्स हैं। वो उन फिगर्स को ड्रॉ करने के पीछे की स्टोरी जानना चाहता है। वो देखता है उन फिगर्स में वोमेन भाग रही हैं और मैन उनको चेज कर रहे हैं। वो सोचता है कि इस इंटेंस वाइल्ड एक्साइटमेंट वाले इमेज के पीछे क्या रीजन है। सेकंड स्टैंजा पे आते हैं। सेकंड स्टैंजा में कंपैरिजन किया है पोइट ने आर्ट का और रियलिटी का। वो कहता है कि जो म्यूजिक हम अपने कानों से सुनते हैं वो अच्छा होता है, लेकिन जो म्यूजिक हम इमेजिन करते हैं अपने माइंड्स में इन साइलेंट कार्विंग्स को देखकर, जो फिगर्स कार्व की हुई हैं उस अर्न के ऊपर। स्टैंजा 2 में कंपैरिजन किया गया है रियल म्यूजिक का और आर्ट के म्यूजिक का। रियल म्यूजिक की लिमिटेशंस होती हैं, ये स्टार्ट होता है, एंड होता है और टाइड हुआ होता है फिजिकल वर्ल्ड के साथ, जबकि जो आर्ट म्यूजिक होता है ये रेफर करता है हमारी इमेजिनेशन को। क्रेव्ड म्यूजिशियन स्टोन पर कार्व्ड हुआ है, तो इसलिए हम उसके म्यूजिक को सुन नहीं सकते, बल्कि उसको हम ब्रेन में इमेजिन कर सकते हैं, तो इसलिए उसके म्यूजिक की कोई लिमिटेशन नहीं है, बल्कि वो म्यूजिक परमानेंट है। ये कंपैरिजन हमें बताता है कि जो म्यूजिशियन कार्व्ड हुआ है स्टोन के ऊपर, उसका म्यूजिक कभी ख़त्म नहीं होता, वो खुद कभी थकता नहीं है, कभी रुकता नहीं है। वो शो करता है परमानेंस ऑफ आर्ट। पोइट कार्व्ड किए हुए म्यूजिशियन को नोटिस करने के बाद एक और फिगर को नोटिस करता है, जिसमें एक लवर लीन कर रहा है गर्ल को किस करने के लिए।
लेकिन क्योंकि वो फिगर स्टोन पर कार्व्ड हुई है और टाइम फ्रीज हुआ है, तो वो बॉय एक्चुअली में वो एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता, उसको कंप्लीट नहीं कर सकता। सीन फ्रीज हुआ है। पोइट कहता है कि लवर को परेशान या सैड नहीं होना चाहिए कि वो एक्चुअली में उस गर्ल को किस नहीं कर सकता, क्योंकि टाइम फ्रीज हुआ है तो वो लड़की हमेशा के लिए खूबसूरत रहेगी और लवर की एक्साइटमेंट भी कभी फेड नहीं होगी। उनका पैशन कभी एंड नहीं होगा अपने गोल पर पहुंचने के बाद, जैसे कि रियल लाइफ में होता है। यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है रियलिटी और आर्ट का, कार्व्ड किए हुए फिगर्स के जरिए जो अर्न पर कार्व्ड किए हुए हैं, जैसे कि कार्व्ड म्यूजिशियन और कार्व्ड लवर और गर्ल। हर स्टेंजा में पोइट बात कर रहा है कि जो कार्व की हुई फिगर्स हैं स्टोन के ऊपर, अर्न के ऊपर, मैं उनके लिए हैप्पी हूँ क्योंकि वो लाइफ की तमाम प्रॉब्लम से सेफ हैं, जैसे कि रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम। वो कहता है कि उस अर्न पर कार्व्ड की गई ब्रांचेस पर पत्ते हमेशा के लिए रहेंगे, कभी झड़ेंगे नहीं, और उस अर्न पर हमेशा स्प्रिंग का सीजन रहेगा। उस अर्न पर कार्व्ड किया हुआ म्यूजिशियन कभी थकेगा नहीं, कभी रुकेगा नहीं, और उसका सॉन्ग भी कभी एंड नहीं होगा। बेसिकली परमानेंस ऑफ आर्ट है। लवर की बात की गई है। वो कहता है कि लव जो अर्न पर शो किया गया है उस लवर बॉय को कार्व्ड करके और उस गर्ल को कार्व करके जिसको वो किस करने की कोशिश कर रहा है, वो उस लव से बेटर है जो लोग रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं। यहाँ पर कंपेयर किया गया है रियल लाइफ के लव को और उस लव को जो कार्व किया गया है उस अर्न के ऊपर। रियल लाइफ का लव कभी कभी लीड करता है सैडनेस में। रियल लाइफ में पीपल सफ़र करते हैं बहुत सी चीज़ों में, जो कि कार्व किए गए पीपल उन चीज़ों से सेफ होते हैं, जैसे कि बर्निंग फॉरहेड यानी कि फीवर या वरी, या फिर पार्चिंग टंग यानी कि बीइंग थर्स्टी या फिर टायर्ड। अर्न पर कार्व किया गया लव भी मोर परमानेंट है रियल लाइफ से। लव ऑन अर्न इन सब चीज़ों से महफूज है और हमेशा यूथफुल, फ्रेश और परमानेंट रहेगा। सो आर्ट परमानेंट है जबकि रियल लाइफ टेम्परेरी है। स्टेंजा 4 पे आते हैं। इसमें पोइट अब एक नए सीन को ऑब्जर्व करता है जो कि कार्व्ड हुआ है उस अर्न के ऊपर। उस सीन के अंदर ग्रुप ऑफ पीपल जो हैं वो लेके जा रहे होते हैं एक गाय को सेक्रीफाइस करने के लिए। पोइट उस अर्न पर देखता है एक प्रीस्ट को जो कि एक यंग काऊ यानी कि हेफर को लेके जा रहा होता है कुर्बान करने के लिए, और काऊ को डेकोरेट किया होता है फ्लावर्स के साथ। हेफर के बारे में देखते हैं। हेफर बेसिकली एक फीमेल काऊ होती है। ये ट्रेडिशनल सिंबल है जो कि यूज होता है ग्रीक रिलीजियस सेरेमनी के अंदर। पोइट इमेजिन करता है कि ये सारे लोग जो गाय को कुर्बान करने के लिए लेकर जा रहे हैं ये किसी छोटे गांव से आए हैं जो कि किसी दरिया या समंदर के पास है। अब ये सारे के सारे लोग अर्न पर स्टक हो चुके हैं। पोइट कहता है क्योंकि ये सारे लोग अर्न पर स्टक हो चुके हैं और टाइम फ्रीज हो चुका है, तो ये वापस कभी अपने घर नहीं जा सकेंगे। वो स्मॉल टाउन जहाँ पर पोइट इमेजिन करता है वो रहते थे, अब वो खाली हो चुका है। अब वहाँ पर कोई ये बताने के लिए नहीं आएगा कि ये टाउन खाली कैसे हुआ, इसकी रीज़न क्या थी। स्टैंजा 5 फाइनल सेक्शन में पोइट डायरेक्टली बात कर रहा है अर्न से। वो उसे कहता है कि ये एक एटिक शेप है। एटिक बेसिकली रेफरेंस दिया गया है एटिका को, जो कि एक रीजन है ग्रीस के अंदर। पोइट अर्न पर की गई कार्विंग के बारे में बात कर रहा है कि अर्न को डेकोरेट किया गया है डिटेल कार्विंग के साथ, और ये कार्विंग किसकी है, मैन की, वोमेन की और नेचर की। रेस्ट ब्रांचेस बनी हुई हैं इस पर और ट्रॉडन वीड बने हुए हैं। जब हम इसको देखते हैं, इस पर की गई कार्विंग्स को देखते हैं, तो हम अपनी नॉर्मल जिंदगी के बारे में, उसकी परेशानियों के बारे में सोचना छोड़ देते हैं। ये अर्न रिप्रेजेंट करती है इटर्निटी यानी कि टाइम दैट नेवर एंड्स, और परमानेंस ऑफ आर्ट को शो करती है। वो अर्न के लिए एक वर्ड यूज़ करता है कोल्ड पेस्टोरल। वो कहता है कि हमें सीन शो कर रही है नेचर का और कंट्री लाइफ का, लेकिन ये सीन जो है वो मूव नहीं कर रहा, स्टक हुआ है और फ्रीज हुआ है। ये सीन बना हुआ है कोल्ड और अनमूविंग मार्बल का। इसके बाद पोइट दोबारा से कंपेयर करता है परमानेंस ऑफ आर्ट को रियल लाइफ के साथ। पोइट कहता है कि जब वो और उसकी जनरेशन हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे, मर जाएंगे, तो ये अर्न अपनी जगह पर हमेशा के लिए परमानेंट रहेगी, और जब भी फ्यूचर पीपल सैड होंगे तो ये उन्हें कंफर्ट देगी। एंड पे पोइट मैसेज दे रहा है ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी। इस मैसेज का क्या मतलब है? इसका मतलब है ब्यूटी इज मोर देन जस्ट लुक्स। कोई भी चीज़ जो खूबसूरत होती है, जैसे कि ग्रेट आर्ट हो गया, नेचर हो गया, ये फॉर्म ऑफ ट्रूथ होता है, क्योंकि ये कभी तब्दील नहीं होता और ये कंफर्ट देता है।
दूसरा, ट्रूथ हैज़ इट्स ओन ब्यूटी। जब हमें दुनिया के बारे में कोई फैक्ट पता चलता है, डीप फैक्ट, तो उसकी अपनी खूबसूरती होती है क्योंकि वो रियल होता है, फेक नहीं होता। उसके बाद हम आते हैं थीम्स पे। सबसे पहला थीम है द परमानेंस ऑफ आर्ट वर्सेस द टेम्परेरी नेचर ऑफ ह्यूमन लाइफ। पोइम एक्सप्लोर करती है इस आइडिया को कि लोगों की एज बढ़ती है, वो बूढ़े होते हैं और इवेंचुअली मर जाते हैं, लेकिन आर्ट हमेशा फ्रोजन रहता है टाइम के अंदर। आर्ट परमानेंट होता है। जो फिगर्स अर्न के ऊपर कार्व की हुई हैं, क्योंकि वो स्टोन की बनी हुई हैं, तो वो हमेशा सेव रहती हैं पेन से, एजिंग से, और हमेशा यंग और ब्यूटीफुल रहती हैं। रियल लाइफ में ह्यूमन लव फ्रेजाइल होता है, उसमें इन्वॉल्व होता है बर्निंग फॉरहेड यानी कि फीवर और वरीज, हार्ट ब्रेक और सैडनेस। आर्ट में क्योंकि टाइम फ्रीज होता है और लव भी फ्रीज होता है, तो पैशन लवर्स का कभी कम नहीं होता। सेकेंड थीम है द ब्यूटी ऑफ इमेजिनेशन। कीट सजेस्ट करता है कि जो चीज़ें हम इमेजिन करते हैं वो यूजुअली मोर ब्यूटीफुल होती हैं देन व्हाट वी सी इन रियल लाइफ। जो म्यूजिक अर्न पे कार्व किया हुआ होता है उसको हम सुन नहीं सकते, लेकिन उसको हम इमेजिन कर सकते हैं अपने माइंड में, लेकिन वो ज़्यादा परफेक्ट और स्वीट होता है, मैजिकल होता है उस सॉन्ग से जो हम अपने फिजिकल एयर से सुन सकते हैं। तीसरा थीम है द कंट्रास्ट बिटवीन जॉय एंड सॉरो। ये पोइम शो करती है कि ह्यूमन लाइफ मिक्स्ड है इमोशंस के साथ, जैसे कि सैडनेस, हार्ट ब्रेक, टायर्ड फीलिंग और लूजिंग लव्ड वंस। जबकि जो लव और हैप्पीनेस अर्न के ऊपर कार्व्ड की हुई है वो कभी भी एंड नहीं होती, वो कभी भी ख़त्म नहीं होती। मतलब कि जो लोग कार्व्ड किए हुए हैं अर्न के ऊपर, वो कभी ऐसे इमोशंस जैसे कि सारो, सैडनेस और हार्ट ब्रेक को फेस नहीं करते। लास्ट थीम है द अर्न एज अ स्टोरी टेलर। कोई ट्रीट कर रहा है अर्न को एज अ हिस्टोरियन, जो कि हमें पास्ट की स्टोरी बता रहा है। वो पास्ट की स्टोरी कैसे बता रहा है? वो पास्ट की स्टोरी बता रहा है उसके ऊपर जो फिगर कार्व्ड की हुई हैं उनसे। आल्दो अर्न बोल नहीं सकता, लेकिन उसने एंशिएंट टाइम की मेमोरीज को सेव कर रखा है कार्विंग के जरिए, जिनको हम आज भी देख सकते हैं। कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, जैसे कि परमानेंस ऑफ आर्ट को टेम्परेरी नेचर ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस के साथ कैसे कॉन्ट्रास्ट किया गया है। ये तो हमने अभी पीछे ही पढ़ा है कि रियल लाइफ में ह्यूमन सफ़र करते हैं बहुत सी चीज़ों से, बहुत से इमोशन से, हार्ट ब्रेक से, सैडनेस से। उनकी उम्र बढ़ती है और इवेंचुअली वो मर जाते हैं, जबकि जो फिगर्स कार्व की हुई होती हैं अर्न के ऊपर, यानी कि जो आर्ट होता है वो परमानेंट होता है, टाइम फ्रीज हुआ हुआ होता है, और वो किसी भी तरह के इमोशंस यानी कि सैडनेस और हार्ट ब्रेक को सफ़र नहीं करता। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि अर्न को कैसे डिस्क्राइब किया गया है एज सिल्वन हिस्टोरियन और अनरेविश्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस। अर्न को सिल्वन हिस्टोरियन इसलिए कहा गया है क्योंकि ये स्टोरी सुनाता है नेचर की, फॉरेस्ट की और एंशियंट लाइफ की। ऑल्दो ये बोल नहीं सकता, लेकिन इसके ऊपर कार्व्ड की गई तस्वीरें वर्ड से भी ज़्यादा खूबसूरती से स्टोरी सुनाती हैं। अर्न की स्टोरी टेलिंग इतनी स्ट्रॉन्ग है कि इसकी कार्व्ड फिगर के ज़रिए लोग पास्ट को इमेजिन कर सकते हैं। अर्न को अनरेविश्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस इसलिए कहा गया है क्योंकि अर्न प्योर है, अनटच्ड है और पीसफुल है। क्योंकि आर्ट परमानेंट होती है, तो ये अर्न भी पैसेज ऑफ टाइम के साथ साथ इस पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ, ये अनचेंज्ड रही है, अनटच्ड रही है। उसके बाद हम आते हैं पोएटिक डिवाइसेस पे। सबसे पहले है इमेजरी। पोइट ने अर्न को इतनी ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया है कि हम उस पर कार्व्ड की हुई फिगर्स के जरिए उस पिक्चर को इमेजिन कर सकते हैं अपनी नज़रों के सामने। सेकंड, पोएटिक डिवाइस पर्सोनिफिकेशन यूज हुई है। पर्सोनिफिकेशन में हम नॉन लिविंग थिंग्स को ह्यूमन क्वालिटी देते हैं। पोइट ने ह्यूमन क्वालिटी दी है अर्न को। उसने अर्न को कहा है अनरेविश्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस इंस्टेड ऑफ जस्ट कॉलिंग इट अ जार। वो इसको ट्रीट कर रहा है एक ब्राइड की तरह जो लॉन्ग टाइम से बैठी साइलेंस में वेट कर रही है। हम स्टैंजा की एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पहला स्टैंजा है इटर्नल साइलेंस के बारे में। पोइट जो है वो ओल्ड जार यानी कि अर्न को देख रहा है और सोचता है कि ये किताबों से भी ज़्यादा अच्छी स्टोरी सुनाता है अपने ऊपर कार्व की गई फिगर्स के ज़रिए। सेकंड स्टैंजा है फ्रोजन मेलोडी के बारे में, जिसमें पोइट कंपेयर कर रहा है सॉन्ग्स को एक रियल लाइफ के सॉन्ग्स जिनको हम अपने फिजिकल एयर से सुन सकते हैं, और दूसरा म्यूजिक जिसको हम इमेजिन कर सकते हैं अर्न पर बनी फिगर्स को देखकर। पोइट कहता है कि वो म्यूजिक जिसको हम इमेजिन कर रहे हैं आर्ट को देखकर वो ज़्यादा ब्यूटीफुल है क्योंकि वो परमानेंट है। स्टैंजा 3 है परफेक्ट लव के बारे में, जिसमें पोइट ने कंपेयर किया है रियल लाइफ के लव को उस लव के साथ जो आर्ट पर बना हुआ है। जो लवर की फिगर अर्न पर कार्व्ड की हुई है वो लीन कर रहा है, ट्राई कर रहा है टू
टू किस हिज लवर, लेकिन वो कर नहीं पा रहा क्योंकि वो फ्रीज हुआ है टाइम में। पोइट कहता है कि फिर भी उसका लव रियल लाइफ के लव से बेटर है, क्योंकि टाइम फ्रीज हुआ है तो वो लड़की हमेशा के लिए खूबसूरत रहेगी और उनके लव का पैशन कभी खत्म नहीं होगा। स्टैंजा 4 में पोइट अर्न पर एक और फिगर देखता है कि कुछ लोग गाय को लेकर जा रहे हैं कुर्बान करने के लिए। पोइट इमेजिन करता है कि वो एक स्मॉल गांव से आए हैं और उनके यहाँ आने के बाद वो विलेज जो है वो खाली हो चुका है, उसकी स्ट्रीट साइलेंट हो चुकी हैं। वो लोग क्योंकि टाइम में फ्रीज हो चुके हैं तो अब वो विलेज की स्ट्रीट्स एम्प्टी हो चुकी हैं और अब वहां पर कोई बताने नहीं जाएगा कि वो स्ट्रीट्स एम्प्टी क्यों हुई थी। स्टैंजा 5 में पोइट ने मैसेज दिया है कि ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी, मतलब कि ब्यूटी इज मोर देन जस्ट लुक्स। एनीथिंग जो भी खूबसूरत होती है जैसे कि आर्ट और नेचर, ये फॉर्म ऑफ ट्रूथ होती है क्योंकि ये कभी झूठ नहीं बोलती, कभी चेंज नहीं होती और ये हमें कंफर्ट देती है। अर्न शो करती है परमानेंस ऑफ आर्ट को। एक दिन पोइट और उसकी फ्यूचर जनरेशन सब खत्म हो जाएंगे लेकिन अर्न हमेशा के लिए रहेगी और फ्यूचर जनरेशन आने वाली जनरेशन को कंफर्ट देगी।